नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है और आज हम मिड सेशन में लेकर आए आपके सामने वही 5 बड़ी खबरें। ये खबर राजनीति से जुड़ी हुई है। इन खबरों के जरिए कुछ दिलचस्प नजारे भी आपको देखने मिलेंगे और खासकर किसानों को लेकर सरकार जो दावा कर रही है वो दावों में कितनी हकीकत है ये भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। मदद पर महाभारत, सत्ता संगठन की आवाज, जल्द होगा विस्तार। कांग्रेस मजबूत तो जीतेंगे बूथ, मिली छूट तो भूले सोशल डिस्टेंसिंग। दावों का सच, मदद पर महाभारत, प्रवासियों में फिर गरमाई सियासत। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अभिनेता सोनू सूद से मदद मांगी है। पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि रीवा सतना के लोग काफी दिनों से मुंबई में फंसे हैं। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि अपने ट्वीट के जरिए अभिनेता सोनू सूद को बोला है कि सभी लोग सुरक्षित पहुंचेंगे घर, ऐसा सोनू सूद ने जवाब में कहा है। कभी एमपी आया तो पोहा जरूर खिलाना, ऐसा सोनू सूद ने जवाब दिया है। लेकिन इसको लेकर अब सियासत गरमा रही है। कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा है। राज्य सरकार फेल, इसलिए अभिनेता से मांगी जा रही मदद। पीसी शर्मा ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। उसके बाद भी जो बड़े नेता है राजेंद्र शुक्ला, वो सोनू सूद से मदद मांग रहे हैं कि रीवा सतना के मजदूरों को भेज दो आप ट्वीट करके। निश्चित तौर पर इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार फेल हो गई कि वो लोगों को नहीं ला पा रहे, इसलिए उनके पूर्व मंत्री सोनू सूद से कह रहे हैं कि लोगों को वहां से भिजवा दें। देखिए, राजेंद्र शुक्ला जी पर प्रश्न खड़ा करने के पहले कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है। केवल राहुल गांधी जी का बयान आ जाने से कि महाराष्ट्र सरकार से हमारा अच्छा संबंध नहीं है, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको अगर जनता ने जिम्मेदारी दी है तो उसको पूरी तरीके से निभाइए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बंकर के रूप में अपने घर में छुपकर बैठ गए हैं, कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, मरीज जो है 70,000 से पार कर चुके हैं और उसके बाद यदि वो मजदूरों को नहीं भेज पा रहे हैं तो नैतिक जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की सीधे सीधे बनती है। राजेंद्र शुक्ला जी जनता के बीच में मजदूरों के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने यदि कहीं मजदूरों की बात करी है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो रीवा तक सही सलामत लोगों को भेजती, और यदि वो नाकाम हो रही है तो निश्चित रूप से उनका ट्वीट करके एक स्वयं सेवक से बात करना या कोई स्वयंसेवी संगठन से मदद मांगना, इस पर भी कांग्रेस अगर सवाल खड़े करती तो पहले इस बात पर जवाब दे कि कमलनाथ जी ने खुद छिंदवाड़ा के जगह जगह कितने मजदूरों के लिए आज तक ट्वीट किए थे, कितनों की सहायता करी, इस बात पर पहले कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। कभी कभी छोटे से मुद्दे पर बड़ी सियासत देखने को मिलने लगती है। ये भी इसी तरह का मामला। यदि राजेंद्र शुक्ल वहां से विधायक है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने मदद मांग ली तो इसमें गुनाह क्या है? स्वाभाविक है, वहां से अपना काम देखते हैं, जनता से सीधा उनका संबंध है। तो संजय सूद जो कि फिल्म अभिनेता है, उनसे उन्होंने कहा कि हमारी मदद करिए, वहां से लोग नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन अब उसको लेकर सियासत गरमा रही है। अब इसमें सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, क्या सरकार यानी राजेंद्र शुक्ल भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो क्या सरकार भी उतना काम नहीं कर पाई कि संजय सूद से मदद मांगनी पड़ी? और इसीलिए सोनू सूद, माफ करिएगा, सोनू सूद से मदद मांगने की बात कही है, तो क्या सरकार भी ऐसी मदद नहीं कर पाई थी? और इसी को लेकर पीसी शर्मा ने सवाल खड़े कर दिए। मौका मिला, लेकिन राहुल कोठारी कह रहे हैं कि क्या आप सवाल उठाएंगे? उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, बंकर में जाकर बैठ गए। क्या कहना है, आकाश से बात कर लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ से। आकाश, क्या कहेंगे? ये जो सियासत है, मदद पर महाभारत जो देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में, एक छोटा सा ट्वीट लेकिन हंगामा खड़ा कर दिया उसने। निश्चित रूप से मनोज जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया, क्योंकि अगर हम बात करें, बात जो है मुंबई में फंसे हुए लोगों की थी, जो विंध्य के रहने वाले थे, उनको लेकर जो है, उनकी वापसी को लेकर एक ट्वीट जो है, जो पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल वो करते हैं, और जो फिल्म अभिनेता है सोनू सूद,
उनको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था, उनसे मदद मांगी थी और उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में यहाँ पर भूचाल देखने को मिला है। सीधे तौर पर कांग्रेस जो लगातार श्रमिकों और मजदूरों की वापसी को लेकर जो तमाम सवाल उठा रही थी, वो अब जो है सीधे तौर पर सरकार को यहाँ पर कटघरे में खड़े कर रही है और सवाल पूछ रही है कि किस तरीके से जो है श्रमिकों को वापस लाने के दावे जो सरकार कर रही थी उसकी पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और विपक्ष भी सीधे तौर पर इसको लेकर जो है सियासत करते हुए नजर आ रहा है, सरकार पर तमाम आरोप लगा रहा है और इस बात के दावे कर रहा है कि खुद जो है पूर्व मंत्री जब जो है फिल्म अभिनेता से मदद मांग रहे हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या घटनाक्रम रहा होगा, श्रमिकों को मध्य प्रदेश वापस लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कितनी गंभीर थी। हालांकि बीजेपी संगठन की अगर हम बात करें तो बीजेपी संगठन इसको लेकर सरकार के बचाव में उतर आई है। साफ तौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो जो बीजेपी से प्रवक्ता है राहुल कोठारी, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की पहले जो तौर पर जो है सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है अपने राज्य में फंसे दूसरे राज्यों के श्रमिकों को घर तक पहुंचाएं, जैसा मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। लेकिन उन्होंने ये अपना धर्म नहीं निभाया क्योंकि वहां पर कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। यही कारण है कि वो जो है बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। तो सीधे तौर पर यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मदद को लेकर देखने को मिल रही है। तो क्या माना जाए, सोनू सूद ने बात मानी या नहीं मानी? निश्चित रूप से सोनू सूद ने बात मानी है और ये भी एक कारण माना जा सकता है क्योंकि सोनू सूद जिस तरीके से मुंबई में लगातार एक्टिव नजर आए और जिस तरीके से बड़ी तादाद में सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के भी जो श्रमिक हैं जो वहां पर फंसे हुए थे, लॉकडाउन के कारण जा नहीं पा रहे थे, उनके लिए एक तरीके से भगवान के रूप में वो आगे निकलकर सामने आया और सबको घर पहुंचाने का जिम्मा उन्होंने उठाया, वो भी अपने खर्चे पर। और जो लोकल उनका नेटवर्क था उस नेटवर्क के कारण जो है सरकार का नेटवर्क भी वहां पर विफल रहा और उनका नेटवर्क जो उनके वॉलंटियर्स थे, जो समाजसेवी संस्थाएं थी, उनके साथ जुड़कर उन्होंने एक मुहिम चलाई और यही कारण रहा कि राजेंद्र शुक्ल को भी जो है उनसे मदद मांगनी पड़ी क्योंकि उस समय जिस तरीके से जो ट्वीट निकलकर सामने आया और अभी भी ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि कुछ लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जा सकती क्योंकि उतनी बड़ी तादाद में जो है ट्रेन जब तक भरेगी नहीं, उतनी बड़ी तादाद में लोग वहां होंगे नहीं तो ट्रेन नहीं चलाई जा सकती, सरकार ये हवाला दे रही है। लेकिन सोनी सूद की बात करें तो स्पेशल बस से जो है विंध्य के लोगों को भेजा गया और इसके लिए आभार भी जो है राजेंद्र शुक्ल ने उनका माना है। लेकिन सोनू सूद का अलग अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने साफ तौर पर राजेंद्र शुक्ल से इस बात को कहा है कि वो अगर एमपी आएंगे तो पोहा जरूर खिलाना पड़ेगा। चलिए, एमपी का पोहा बड़ा मशहूर है और खासकर जब आप इंदौर और मालवा में आएंगे सोनू सूद तो आपको वहां पोहा खाने का और आनंद मिलेगा। लेकिन रीवा भी जाइएगा जैसा राजेंद्र शुक्ल ने कहा। लेकिन अब मदद पर महाभारत देखने को मिल रही। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, आप मेरे साथ जुड़े। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे और ये खबर मजबूत कांग्रेस जीतेंगे बूथ, किस तरह से ये खबर आगे आ रही है। उपचुनाव को लेकर लगातार कई तरह की बातें कही जा रही है। अब कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की तैयारी में है और इस मजबूती के साथ अब यह भी समझ आ रहा है कि आखिर कैसे संगठन को मजबूत किया जाए। 15 दिन में संगठन को मजबूत करने का टारगेट दिया है कमलनाथ जी ने और कार्यकर्ताओं को ये लक्ष्य दिया है। उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस भी अब पीछे नहीं है। लगातार ये सवाल भी खड़े हो रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी वो तो नजर आ नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस का ऐसा दावा है कि हम अपने संगठन को मजबूत करने जा रहे हैं और इसी मजबूती के साथ सवाल भी खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस का कुछ कहना है और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कुछ भी मजबूत कर लीजिए, उपचुनाव में तो हम बताएंगे कि हमारा संगठन कितना मजबूत है। चलिए, इसी खबर पर हम बात करते हैं। इस समय किस तरह की मजबूती दी जाएगी कांग्रेस के संगठन को और बूथ पर कितनी तैयारी है कांग्रेस की उपचुनाव से पहले, क्या कहेंगे आमिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे संवाददाता। आमिर, बड़ी चर्चा है कि बूथ मजबूत करेगी कांग्रेस और पहले संगठन को मजबूत करेगी, फिर संगठन मजबूत होगा तो स्वाभाविक है कि बूथ मजबूत हो जाएगा, लेकिन संगठन बीच में कहां चला गया। हम देख रहे हैं इस समय क्या स्थितियां हैं। आप भी जाते हो कांग्रेस कार्यालय में, कई जगह तो ताले भी लगे दिखते हैं। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस इस बार पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इस बार मंडल ही नहीं, बूथ नहीं, बल्कि पेज स्तर तक की कांग्रेस तैयारी कर रही है और पूरी तरह से जहां जहां उपचुनाव होना है संगठन की मजबूती में लग गई है। खास बात यह भी है मनोज जी, जिस जगह पर उपचुनाव होना है उन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपने विधायक और पूर्व विधायकों को तैनात कर रही है। वहां पर मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो जहां जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं वहां पर पूरी मजबूती के साथ वहां पर लगेंगे, कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क करेंगे, बूथ लेवल पर वहां पर लोगों से चर्चा करेंगे और उसी के साथ में वहां पर मंडल
मंडल की तैनाती वहां पर की जाएगी और पेज स्तर तक तैनाती जो है कांग्रेस वहां पर करने जा रही है। यानी कहा जा सकता है एक बार फिर कांग्रेस संगठन में बदलाव करके 15 दिन का समय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन के अंदर संगठन को मजबूत करने की बात कही गई है, क्योंकि अब ये जिस तरह से लॉकडाउन चरण खत्म हुआ है, अनलॉक शुरू हुआ है, ऐसे में अब जो है कहीं ना कहीं उपचुनाव की सुगबुगाहट दिखाई देने लगी है। उपचुनाव की तारीखों का तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस संगठन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, उसमें विधायकों के साथ पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों को तैनात किया गया है। लगाया गया है कि वो वहां पर जाकर जिस तरह से 22 कांग्रेस को वो विधायक जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए थे, यानी कहा जा सकता है कि वो लोग कांग्रेस से ही थे पहले, तो अब कुछ कांग्रेस के समर्थकों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वो बीजेपी के पाले में लेकर गए हैं। तो ऐसे में जो है कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां है, इसलिए वहां पर पहुंचना है और संगठन में बदलाव भी करना है। क्योंकि कई जगह देखने को मिला था ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कार्यकर्ता और नेताओं पहले वहां पर पदाधिकारी हुआ करते थे, लेकिन एक बड़ी सर्जरी कांग्रेस ने करके उन सबको हटाया है। क्योंकि चुनना एक बड़ी मुश्किल चुनौती थी कांग्रेस के सामने कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगर समर्थक वहां पर पदाधिकारी रहेंगे तो कहीं ना कहीं भीतरघात का खतरा कांग्रेस को था। इसलिए उन्होंने संगठन में बदलाव किया। अब मजबूती के साथ संगठन को वापस तैनात करना है। इसके लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिशा निर्देश पार्टी को दिए हैं। पूर्व विधायकों के साथ विधायकों को उपचुनाव में वहां पर तैनात किया गया है। यानी मजबूती के साथ इस बार कांग्रेस मैदान में उतरती हुई नजर आएगी। हालांकि कितनी तैयारी कर ले, बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार करती नजर आ रही है और बीजेपी भी उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है। हालांकि दोनों ही दल उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उपचुनाव में ईवीएम की पोटली का पिटारा खुलेगा, उस दिन सामने आएगी तस्वीर कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां मेहनत कर रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और जांच करने की बात कर रही है। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उन्होंने बीजेपी शासन में भ्रष्टाचार के आरोप लगा के जांच करने की बात कही थी। वैसे ही अब जब बीजेपी सत्ता में आई है तो कांग्रेस शासन बिल्कुल आमिर आप ठीक कह रहे हैं। और मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा भी रही है, अलग अलग तरह से संगठन अपने मजबूत को तैयार करने में लगे हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जहां संगठन की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत माना जाता है। लेकिन हमें याद है 2018 में उसी मजबूत संगठन पर भारी पड़ी थी कांग्रेस। लेकिन अब उपचुनाव में चूंकि 22 लोग जा चुके हैं पास के, तो 22 की व्यवस्था होगी कैसे? और वो जो कार्यकर्ता उन 22 के साथ जुड़े हुए थे, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, वो किसके साथ जाएंगे? नजर इस पर रहेगी। फिर भी उपचुनाव है, मैदान में लड़ना है तो तैयारी तो करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर, आप मेरे साथ जुड़े। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। सत्ता और संगठन की आवाज एक साथ दिखाई दे रही इस बार, और इस आवाज में यह भी समझ आ रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने आज कहा है, IND 24 से जब वो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। सत्ता और संगठन दोनों की तरफ से इस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जबलपुर पहुंचे थे आज BD शर्मा, तो उन्होंने वहां भी कहा है कि जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। और क्या कहा है जरा दोनों नेताओं को सुन लीजिए। मंत्रिमंडल जल्दी गठित होगा जी। सागर से गोपाल भार्गव जी, अब देखो यार ये सब बातें संगठन के काम है, ठीक है ना? जब होंगे तब पता लग जाएगा। चलिए, तो BD शर्मा कह रहे थे जब होगा तो पता लग जाएगा, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि जल्दी होगा। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब आज हमारे चैनल हेड नवीन पुरोहित से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जल्दी गठन करेंगे। हालांकि वो विस्तार करना है, गठन तो पहले हो चुका है, लेकिन इसका और विस्तारित रूप कब देखने को मिलेगा? चलिए आकाश से बात करते हैं, क्योंकि अब तो राज्यसभा भी सामने आ गई। तो ये सिर्फ बातें हैं, बातों का खेल या कुछ और? आकाश, अभी ये बातों का खेल ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद मध्य प्रदेश में जरूर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी तक जो है 3 बार राज्यपाल लालजी टंडन से इसको लेकर मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं जो 22 विधायक जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको किस तरीके से समायोजित किया जाएगा और जो सीनियर लीडर्स हैं
उनको किस तरीके से जो है मनाया जाएगा। और इसी डैमेज कंट्रोल की कवायद में लगातार बीजेपी की जो सरकार है और सत्ता और संगठन है वो लगे हुए हैं। हालांकि सत्ता और संगठन में एक समन्वय की चीज जरूर ये देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से विरोध उठना था उतना विरोध जरूर देखने को नहीं मिला, लेकिन अंदरूनी कलह जरूर बीजेपी के अंदर है। और यही कारण है क्योंकि अब 19 जून को सीधे तौर पर राज्यसभा का चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहती कि मंत्रिमंडल विस्तार हो और उसके बाद इसके जो असर है राज्यसभा चुनाव पर देखने को मिले। क्योंकि पहले कांग्रेस को उम्मीद थी, क्योंकि 2018 में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में समीकरण बने थे कि इस बार जो है पहली बार अगर हम बात करें 15 सालों में तो कांग्रेस के खाते में 2 राज्यसभा सीटें जाती हुई दिख रही थी। लेकिन जिस तरीके से सियासत का मूड बदला, मध्य प्रदेश में सरकार बदली और अब जो आंकड़े हैं वो जस्ट उलट हो चुके हैं। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी 2 सीटें ले जाती हुई राज्यसभा में दिख रही है। और यही कारण है कि हमारे भी जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो भी यही कहते हैं। और मनोज जी, जिस तरीके से अगर हम पूरा सियासी ड्रामा जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला है उसके बाद किसी भी तरीके से बीजेपी की सरकार और संगठन किसी भी तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहेगा। और यही कारण है कि इसका मंत्रिमंडल का जो विस्तार है जरूर सत्ता और संगठन समन्वय के साथ इसी बात को कह रहे हैं कि जल्द ही जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लेकिन यह साफ है कि 19 जून के बाद ही अब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलेगा। चलिए आकाश, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस बीच में कई तरह की बातें नजर आ रही हैं। चर्चा सिंधिया को लेकर भी है कि वो क्यों नहीं आए, 1 से 5 तारीख के बीच में उनको आना चाहिए था, कल 5 तारीख है और अभी तो कोई ऐसी सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोरोना से निपटने के लिए मीटिंग में लगे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है वो दौरे पर निकल गए जबलपुर। तो फिर समझ आ रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन लोगों की नजर लगी है मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल पर कि आखिर कब होगा विस्तार, कौन से वो चेहरे होंगे, क्योंकि कल गौरीशंकर शेजवार, विजय शाह और गोपाल भार्गव के घर पहुंचे, वहां तीनों के बीच में चर्चा हुई। फिर यह भी कहा जा रहा है कि ये कुछ और राजनीतिक समीकरण है, लेकिन समीकरण बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, जिक्र नहीं कर सकते, समझ आप भी रहे होंगे। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं और ये खबर दूसरी खबर है और इस खबर में आपको दिखाई देगा कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाया जा रहा है। दरअसल 2 दिन में ही भूल गए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, अपनी जान की चिंता न दूसरों की चिंता, छूट मिली तो नियम दरकिनार कर दिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अनलॉक 1 का तीसरा दिन है, 2 दिन में सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए हैं लोग। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार ये देखने में आ रहा कि अनदेखी कर रहे हैं सुरक्षा की लोग। बाजारों में भीड़ से संक्रमण का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जून जुलाई में संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने की आशंका पहले ही जताई जा चुकी है। सरकार ने साफ तौर पर निर्देश भी दिए हैं कि इनका पालन किया जाए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। आप देखिए तस्वीरें हैं अलग अलग, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही है और इन तस्वीरों के जरिए देखकर आप यही कह सकते हैं कि ये कैसी सोशल डिस्टेंसिंग। लोग लाइन में लगे, आप देखिए एक गाड़ी में, एक ट्रक में सैकड़ों लोग भरकर जा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हालांकि चेहरे पर मास्क लगा दिखाई दे रहा है। बात उज्जैन की करें, इंदौर की, और जब सरकार ने हल्की सी छूट दे दी तो फिर इस तरह की स्थितियां भी नजर आ रही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह से। चलिए शोएब मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे संवाददाता, शोएब से समझते हैं, लगातार फील्ड में हैं शोएब और लोगों से बात भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं। शोएब क्या कहेंगे जब आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बाजार में आप निकलिए तो गाड़ियों की एक लंबी कतार मिलने लगी है। जो लंबे समय से घरों में गाड़ियां बनती वो सड़क पर दिखाई दे रही है। बाजार में आप जाएंगे तो सारे नियमों को दरकिनार कर लोग दिख रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है और ना ही कई सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। तो ये किसी बड़ी घटना को आमद दे रहे हैं क्या? बिल्कुल मनोज जी, देखिए लॉकडाउन को जिस तरह से डाउन हुआ है और उसके बाद कहने की जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से बाजारों की बात किया तो कई सेक्टरों में आज प्रशासन की तरफ से छूट दी गई है। बाजारों में जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं या दुकानदार हैं जो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। खासतौर से देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। एक दुकान पर कई लोग साथ खड़े रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जाम की स्थिति कई जगहों पर लग रही है, क्योंकि कंटेनमेंट क्षेत्र ज्यादा होने के कारण कई ऐसी जगहें हैं जहां पर रास्ता बंद है, तो एक ही जगह से जब लोग वहां से निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा और लंबी लंबी कतारें शहर भर में इस तरह की देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से अगर बात किया तो रिकवरी रेट काफी अच्छा बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 62% जो रिकवरी रेट है, कई जो मरीज वो ठीक हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनलॉक की यहाँ पर स्थिति की बात की जाए तो कई जगहों पर छूट दी गई है, लेकिन फिलहाल
फिलहाल अब प्रशासन के लिए एक बड़ी मुसीबत यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जिस तरह से लगातार अवेयरनेस प्रशासन की तरफ से की जा रही थी, लेकिन जब सड़कों पर लोग निकल रहे हैं या व्यापार जब शुरू हुआ है तो इस दौरान किसी तरह की भी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। आकाश, आप निगाह बनाए रखिएगा। आकाश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो माफ करिएगा शोएब, आप लगातार बने हुए फील्ड पर और आपने जो तस्वीरें दिखाई है वो तस्वीर तो यही बयां कर रही है कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। तो फिर अब IND24 आपसे अपील करता है कि यदि अनलॉक 1 दिखाई दे रहा है तो उसमें सहयोग कीजिए प्रशासन को, सरकार को और अपने आप को, क्योंकि आपकी गलती, आप घर में यदि वायरस को लेकर चले गए, संक्रमण होकर चले गए तो फिर बाकी घर के लोग भी संक्रमित हो जाएंगे। तो बचिए और बचाइए, यही हमारा आपसे कहना है। और अगली खबर, बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में इस समय कि सरकार किसानों का गेहूं खरीद रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, लेकिन लंबी लंबी कतारें हैं। क्या है, देखिए खबर इंदौर की, दावों का सच, किसानों को लेकर जो बात कही जा रही थी इस खबर में साफ नजर आएगा, जिसमें सीधे तौर पर मजाक बनाया गया है। दरअसल इंदौर की ये मंडी की खबर है जहां पर लंबी लंबी लाइनें लोगों को, किसानों की लगी है और कई दिनों से, 6 दिनों से वेयर हाउस से बाहर लोग नजर आ रहे हैं। अब तक इनका जो माल है वो नहीं खरीदा गया है। लगातार ये कहा जाता रहा है कि माल खरीदा जा रहा है, गेहूं खरीदा जा रहा है, लेकिन वहां जब देखा तो प्रशासन की तरफ से एक तो लोग वहां नहीं है, जो जिम्मेदार है वो भागते दौड़ते नजर आए। हमारे संवाददाता भारत ने जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ जरा देखिएगा। किसानों को आखिर क्या परेशानियां हैं इस मौसम विभाग के अलर्ट के बाद, आखिर क्या प्रशासन ने व्यवस्थाएं की गई है, हम जानेंगे। मैम, क्या व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन ने, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया गया है। मैम, किसी तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर किसानों के इस अनाज को रखने के लिए? अभी कुछ बनाया, कुछ बात हुई आपकी? मैम, आज कुछ बता पाएंगे मीडिया को कि क्या व्यवस्थाएं की गई है? व्यवस्थाएं हैं उधर, आप देखें अंदर जाके सब व्यवस्थाएं। किसानों का कहना है कि 6 दिनों से वो खड़े हैं यहाँ पे। चल रही है, सब व्यवस्थाएं चल रही हैं और सब रखा रहा है। मैं अभी भी बाहर है, 24 घंटे अलर्ट के लिए बोला गया था। आप मीडिया से क्यों छुप रहे हैं, आप बता तो सकते हैं? साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं, किसी भी तरह का मीडिया से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो मौसम ने करवट ले चुकी है, बारिश का मौसम है और कितना किसानों को इससे नुकसान होगा, आखिर जिम्मेदार अधिकारी क्यों इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों मीडिया से चुप्पी साधे हुए हैं, किसी तरह से व्यवस्थाएं नहीं है। किसानों का साफ तौर से आरोप है कि पिछले 6 दिनों से वो यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन अभी तक उनके गेहूं की खरीदी नहीं की गई है। अब देखना होगा कि इन जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी या फिर प्रशासन सिर्फ एक कागजी कार्रवाई के तौर पर ही इन प्रशासनिक अधिकारियों को फटकार लगाता नजर आएगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, IND24 न्यूज इंदौर। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही, भारत ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि लंबी लंबी कतारें लगी है। अब तो निसर्ग दिखाई दे रहा है, बारिश की कई जगह से खबरें आना शुरू हो गई। ऐसे में यदि किसान सड़क पर खड़ा है, उसकी फसलों को जो खरीदी जाने की बात कही जा रही है, उपज को, वो अभी तक नहीं खरीदी गई। और अफसरों से जब बात की तो बगले झांकते नजर आए, बात ही नहीं कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं। बताएंगे कैसे, क्योंकि सरकार एक तरफ दावा कर रही है, दूसरी तरफ अफसरों की लापरवाही नजर आ रही। भारत मेरे साथ जुड़ रहा है इस वक्त हमारे संवाददाता। भारत, क्या कहेंगे, जब आप पहुंचे मंडी में तो किस तरह की स्थितियां थी और अधिकारी क्यों बचना चाह रहे थे? देखिए मनोज जी, एक और तो प्रशासन, क्योंकि हाई अलर्ट जारी किया गया था, मौसम विभाग ने भी इसकी चेतावनी पहले से ही दे दी गई थी। हालांकि कलेक्टर महोदय जो है वो अपने आला अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और सामने नजर आई जब वहां पर मौके पर हमने जाकर देखा कि क्या व्यवस्थाएं हैं किसानों के गेहूं खरीदों को लेकर के और क्या प्रशासन ने इन्हें रखने की क्या व्यवस्थाएं की गई है। तो वो सारी व्यवस्थाएं जो चरमराती हुई नजर आई है कि वहाँ किसानों का साफ तौर से यह आरोप था कि वो पिछले 6 दिनों से वहां पर खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी गेहूं खरीदी अब तक नहीं हो पाई है। हमने जब वहां पे प्रबंधक से बात की गई, जिनके पास ये जिम्मेदारियां थी, वहां पर महिला एक पटवारी भी वहां पर मौजूद थी, वो उन्होंने चुप्पी साधते नजर आई है। वहां पर जो प्रबंधक है उनका एक कहना था कि जो गेहूं पूर्व में ही खरीद लिया गया था वो क्योंकि वेयर हाउस के बाहर रखा गया है, प्रशासन ने एक अर्पण वेयर हाउस को अधिकृत किया है इसको रखने के लिए। हालांकि अभी भी क्योंकि मौसम जो है उसने करवट ले चुकी है मौसम ने,
और बारिश का जो मौसम है साफ तौर से आसमान में दिखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हजारों कुंटल जो गेहूं है वो बाहर पड़ा हुआ है। हालांकि इसका भी खामियाजा जहां प्रशासन भुगतेगा, क्योंकि प्रशासन ने इस गेहूं को किसान से तो खरीद लिया है, लेकिन कई ऐसे किसान हैं जो अपनी ट्रालियां लेकर के बाहर खड़े हैं अपने गेहूं को बेचने के लिए प्रशासन को। लेकिन दूसरी परेशानी वहां भी खड़ी हुई जहां पर समझ रहे हैं भारत, समझ सकते हैं आपके खबर को देखकर ये समझ आ रहा है। लेकिन आज चिंता इस बात की है, ये जो गेहूं आप देख रहे हैं ये बाहर है, खुले मैदान में पड़ा हुआ, और जैसा अंदेशा जताया है मौसम विभाग ने, निसर्ग का असर यदि मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है तो फिर किसान की इस उपज का होगा क्या। और वो जो करोड़ों रुपए सरकार ने दे दिया है किसानों को, उस पैसे के नाम पर जो गेहूं खरीदा गया है, ना वो तो गरीबों के मुंह में जा पाएगा और ना ही रख रखाव उसका ठीक होगा, क्योंकि खुले में रखा हुआ है हजारों कुंटल गेहूं। और यही है सच्चाई जिस पर दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। तो ये मिड सेशन में इसी तरह की बड़ी खबरें लेकर हम आते हैं। इन खबरों के जरिए सरकार की आंखें खोलने का काम भी करते हैं, और जहां जरूरत होती है लोगों को कि कहीं कोई मदद पहुंचाना, वो भी हमारा प्रयास होता है। तो मिड सेशन में आप बने रहिएगा, फिर लौटूंगा आपके साथ। अभी दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।